नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पालिया टॉप 20 वाले प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं बहुत ही शानदार। आज बात करते हैं अपन टॉप 20 वाले प्रश्न की। देखिए, पहला प्रश्न है, व्यवस्थित तरीके से अपन बात करेंगे। पहला प्रश्न है, सारनाथ में अशोक स्तंभ पर 4 सिंह। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहली बार प्रवचन दिए थे, उपदेश दिए थे, वहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ था। अशोक स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हुए। 4 सिंह पीठ सटाए, यानी आपने नोट के ऊपर या सिक्के के ऊपर देखा होगा 3 सिंह दिखाई देते, दिखाई देते क्योंकि पीछे चारों तरफ, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुँह लेकिन 3 मुँह दिखाई देते, उसी प्रकार से 4 सिंह चारों अब एक तरफ, मतलब चारों के मुंह चारों दिशाओं की तरफ है, तो उनकी जो पीठ है पीछे की तरफ, यानी पीठ सटाए बैठे हुए हैं। तो चारों दिशाओं मुंह है उनके। ये स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया। अशोक स्तंभ है, यहाँ पे 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हुए हैं। ये वास्तुकला में इतना शानदार बना हुआ है कि इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। और यहाँ से आपने जो तिरंगा झंडा है उसके अंदर जो चक्र लिया गया है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया चक्र है। तो ये वास्तुकला का एक अजूब नायाब नमूना है। सिंह 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनमें नीचे गोलाकार चौके पर उपहारदार चक्र पर 4 पशुओं की आकृति थे। इनका क्रम फर्स्ट ग्रेड में अधिकतर पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, तो हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में भी क्रम पूछ ले। तो क्रम कौन से हैं? उन क्रम को याद करने के लिए सबसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां बनी हुई क्रम से। तो सबसे पहले कौन सा है? यानी सबसे पालतू जीव अपन मानते हैं, बेल को पालते हैं। बेल से ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा काम आने वाले जीव कौन सा है? बेल है। बेल के बाद की बात करते हैं, फिर घोड़ा काम में आता है, घोड़े के बाद हाथी, और शेर तो सबसे अंतिम में आता है। सबसे दूर आप किसी भी तरीके से आपको याद रखने का तरीका होना चाहिए। सारनाथ अशोक स्तंभ पे 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं, और 4 सिंह के नीचे एक उपहारदार आकृति में जो 4 पशुओं की आकृति बनी हुई, उनमें सबसे पहले बैल है, दूसरे नंबर पे घोड़ा है, तीसरे नंबर पे हाथी, और चौथे नंबर पे सिंह है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दीदारगंज की चौवर धारणी की स्त्री की मूर्ति मिली, यानी दीदारगंज जो एक स्थान है, यहाँ से क्या मिला है? चौवर धारणी स्त्री की मूर्ति। आपके प्रश्न बनता है चौवर धारणी स्त्री की मूर्ति कहाँ से मिली है? दीदारगंज। ये दीदारगंज कहाँ आ गया है? पाटलिपुत्र के पास आ गया है, यानी पाटलिपुत्र के पास में मिली है। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में जो पटना है उसके आसपास से क्या मिली है? चौवर धारणी स्त्री की एक मूर्ति। उसके बाद यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यक्ष की मूर्ति मिली है पटना और परखम से। तो पटना और परखम से, तो आप प्रश्न बनता है कि यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है? पटना और परखम से मिली है। उसके बाद मानव धड़ की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोहानुपर से मिली है। यानी मानव धड़ की, यानी मानव के केवल सिर की नहीं, धड़ की नीचे वाला हिस्सा जो है उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो लोहानुपुर से, लोहानुपुर से मिली है। उसके बाद कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बननी इस युग की सर्वोत्तम देन है। कुषाण काल, कुषाण काल जो पहली शताब्दी ईस्वी में है। यानी कुषाण में सबसे फेमस जो प्रसिद्ध शासक हुआ है कनिष्क हुआ है। तो कुषाण में सर्वप्रथम बुद्ध की, गौतम बुद्ध को अभी तक केवल उनके शरीर के हिस्सों के रूप में, यानी उनके शरीर के बचे हुए जो अंश थे उनकी पूजा की जाती थी। बिहार के अंदर रहकर चैत्य के माध्यम से पूजा करते हैं। लेकिन वर्तमान में कुषाण काल में गौतम बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति बनने लगी। जैसे हिंदुओं में देवी देवताओं की मूर्तियां बनती है, ऐसी मूर्तियां। तो आपका प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां किस काल में बनी सर्वप्रथम? तो वो है कुषाण काल में बनी। ये मूर्तियां बनने लगी मानव रूप में। तो मानव रूप में मूर्ति गौतम बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति किस युग की सर्वोत्तम देन है? तो ये भी कुषाण काल ही इसका उत्तर आएगा। कुषाण काल में मूर्तिकला के 2 प्रसिद्ध केंद्र थे, यानी 2 प्रसिद्ध केंद्र थे। कुषाण का साम्राज्य बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ था। तो 2 प्रसिद्ध केंद्र कौन से थे? एक तो गांधार, जहाँ पे गांधार रहने वाले थे, अपन पहले भी पढ़ा है। तो गांधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर है, और मथुरा जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ पे कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। तो ये 2 प्रसिद्ध केंद्र थे कुषाण काल में। मूर्तिकला के 2 प्रसिद्ध केंद्र थे, एक तो था गांधार और दूसरा था मथुरा। गांधार मूर्तिकला में बुद्ध के सिर पर घुंघराले जुड़े में बंधे हुए बाल की मूर्तियां मिली है। तो आपके प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध के जूड़े में, यानी उनके बाल बांध रखे हैं जूड़े के अंदर, जैसे महिलाएं जूड़ा बांधती है ना, उस तरीके से गौतम बुद्ध के जो बाल जूड़े में बांधे हुए हैं, ऐसी मूर्तियां कौन सी कला की हैं? तो वो गांधार मूर्ति कला की हैं। ठीक है। उसके बाद गुप्त काल में शेष नाग पर विश्राम करते हुए देवगढ़ मंदिर, यानी आपके प्रश्न बनेगा कि शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति किस काल की है? तो गुप्त काल की है। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो वो देवगढ़ झांसी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे स्थित है।
प्रश्न की भाषा कैसी भी हो, आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में समझ में एक बार में नहीं आए, प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़े, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद गुप्त काल में सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा बनी है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्मचक्र प्रवर्तन, ये पढ़ा है ना आपने, धर्मचक्र प्रवर्तन हम लोग पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन यानी गौतम बुद्ध ने सारनाथ के अंदर जो अपना पहला प्रवचन अपने 5 शिष्यों को दिया था, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बनी हुई मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो सारनाथ से। किस काल की मूर्ति है, तो वो गुप्त काल की है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुप्त काल और उससे पहले मौर्य काल के बाद की बात करते हैं। और गुप्त काल में जो जाने माने अधिकतर साहित्यकार हुए हैं या वैज्ञानिक हुए हैं उस समय के, बहुत ही अच्छे खगोल शास्त्री, खगोलविद, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, उनसे रचनाओं से संबंधित 1 या 2 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। और फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, रीट में पूछा जाता है। तो रीट में हम देखेंगे, हम चरक, आयुर्वेद के जो जानकार थे चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें चिकित्सा से संबंधित जानकारी दे रखी, रोगों से संबंधित। उसके बाद सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेशन बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन जो होते हैं उनकी जानकारी, यानी मोतियाबिंद वगैरह की जानकारी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी बिना औजार के यानी शल्य चिकित्सा के माध्यम से सुश्रुत उस समय करते थे। तो ऐसी जानकारी कहाँ मिलती है हमको, सुश्रुत संहिता में। आर्यभट्ट ने, यानी जो वर्तमान में अपन जिसको बोलते हैं जीरो, शून्य, तो शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया। तो आर्यभट्ट जो हुए हैं भारत में, जो शून्य की देन जिन्होंने दिए, उन्होंने बहुत सारे गणितीय सिद्धांत, प्रमेयों के सिद्धांत अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखा है। तो आर्यभट्टियम ग्रंथ इन्होंने लिखा है। एक हुए विष्णु शर्मा, उन्होंने पंचतंत्र, आपने पढ़ा होगा अधिकतर पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती है, यानी जीव जंतुओं के माध्यम से बहुत ही रोचक और नैतिक शिक्षा वाली जो कहानियाँ होती है, वो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में लिखी है। उसके बाद बात करते हैं शूद्रक। शूद्रक जो एक साहित्यकार, उन्होंने वृक्ष कटिकम नामक ग्रंथ लिखा है। तो वृक्ष कटिकम किसने लिखा है, शूद्रक ने। एक अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहने वाले ये साहित्यकार। तो अमरकोश अमर सिंह ने, ये तो विषय याद रह जाएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं बाण भट्ट हर्षचरित, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले थे। तो बाण भट्ट ने क्या लिखा है, बाण भट्ट ने हर्षचरित, बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के साम्राज्य में रहने वाले शासक साहित्यकार थे। तो बाण भट्ट ने राजा हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित लिखा है। इसके बाद इलांगरे आदिकल ये दक्षिण भारत के साहित्यकार हुए हैं। इन्होंने शिल्पादिकरम तमिल भाषा में लिखा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इलांगरे आदिगल ने कौन सा ग्रंथ लिखा, शिल्पादिगरम, या शिल्पादिगरम किसने लिखा, इलांगरे आदिगल ने। उसके बाद शीतले सतनार जो साहित्यकार, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है मणिमेखलई किसने लिखा है, शीतले सतनार ने। ये कौन सी भाषा में है, ये भी तमिल भाषा में। और जो सबसे बड़े साहित्यकार हुए वर्तमान काल के, जो एक महामूर्ख कहे जाते थे, महामूर्ख से एक महाकवि के रूप में परिवर्तित होने वाले, अपनी पत्नी के कहने से परिवर्तित होने वाले कालिदास ने बहुत ही शानदार रचनाएं लिखी है। जो गुप्त काल के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं कालिदास। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम यानी महाभारत की जो कथा है शकुंतला की, वो राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो कथा है उसको एक ग्रंथ के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है। मेघदूत इन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ है। ऋतु संहार, ऋतुओं से संबंधित, और कुमार संभव, ये सारे ग्रंथ कालिदास ने लिखे हैं। तो इतने सारी चीज़ें हमने एक छोटी सी क्लास में देखी है। तो छोटी सी क्लास में आपको खजाना मिला है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये घड़ा अपना भर रहा है, अपन बूंद बूंद इकट्ठे करते जा रहे हैं। आज नहीं तो कल अपना घड़ा जरूर भरेगा, और जिस दिन घड़ा भर गया उस दिन अपना काम हो जाएगा। कैसी लगी आपको क्लास, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में इससे भी बढ़िया शानदार क्लास लेके, क्योंकि अब ये टॉपिक वाइज नहीं, अब प्रश्न वाइज क्लास चल रही है। टॉप 20 की, टॉप 20 में वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं या बनेंगे, वही प्रश्न लेके हम आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।